वेलकम टू परचम। मैं पूजा आप लोगों का परचम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा जो बर्निंग टॉपिक है वो आपने न्यूज़ में देखा होगा कि आरबीआई ने मास्टर कार्ड को बैन कर दिया है। क्या ये पहली बार हो रहा है कि किसी अमेरिकन कंपनी को आरबीआई ने बैन किया हो? तो ऐसा नहीं है, इसके पहले भी और भी कार्ड्स जो हैं उसको आरबीआई के द्वारा भारत में बैन किया गया और अभी हाल ही में आरबीआई ने मास्टर कार्ड को बैन किया है। क्यों बैन किया है, क्या रीज़न था, क्या बाद में कभी वापस मास्टर कार्ड भारत में आ सकता है? क्योंकि मास्टर कार्ड एक अमेरिकन कंपनी है जिसका हेड ऑफिस आपको न्यूयॉर्क सिटी में देखने को मिलेगा। अच्छा, इससे इम्पैक्ट क्या होगा? क्योंकि हमारे पास भी तो मास्टर कार्ड है, इससे क्या हमको इफेक्ट होगा, बैंकों को क्या इफेक्ट होगा और क्या आरबीआई ऐसा कर सकती है? ठीक है, तो इन सारे प्रश्नों के आंसर आज आपको वीडियो में मिलेंगे, इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। और लास्ट में आपके लिए क्या होगा, ऑब्वियसली प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, सभी लोग कोशिश कीजिएगा आंसर करने की और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप सभी को पता है हिस्ट्री की सीरीज़ लॉन्च हो चुकी है, अभी तक 2 लेक्चर अपडेट हो चुके हैं। परचम की प्लेलिस्ट में जाके आप उन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, और रही बात पीडीएफ की, तो आपको परचम की वेबसाइट पे पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। आइए हम सेशन की शुरुआत करते हैं कि आरबीआई ने क्यों मास्टर कार्ड को बैन किया। देखिए, काफ़ी सारे न्यूज़पेपर ने इस आर्टिकल को यहाँ पर पब्लिश किया है। इकोनॉमिक टाइम्स का आप देख सकते हैं कि आरबीआई ने मास्टर कार्ड को बैन कर लिया है। मिंट की न्यूज़ देख सकते हैं। तो क्या रीज़न है आरबीआई का कि उसने मास्टर कार्ड को बैन किया? तो सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक बातें हम देख लेते हैं। अच्छा, आप लोगों के पास एटीएम कार्ड है ना? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड होंगे। ठीक है, तो 2 चीज़ें होती हैं किसी भी कार्ड के साथ। एक वो इंस्टीट्यूट होता है जो उस कार्ड को इशू करता है, जो कि होते हैं हमारे बैंक। यश बैंक आप देख सकते हैं यहाँ पर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, सभी बैंक आज के समय में एटीएम कार्ड को इशू करते हैं। तो वो आपके जो है वो आपके कार्ड इशूअर कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, बैंक ने तो कार्ड इशू कर दिया, डेबिट कार्ड इशू कर दिया, क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया। अब मुझे एक मर्चेंट की शॉप पे जाना है और उस मर्चेंट की शॉप से क्या खरीदना है, किसी सामान को, किसी प्रोडक्ट को परचेस करना है। और आजकल बहुत ज़्यादा डिजिटल हो चुके हैं हम सभी, गूगल पे, भीम एप्लीकेशन, पेटीएम, कितने सारे एप्लीकेशंस को आप यूज़ करते हो। और मैंने क्यूआर कोड को स्कैन करके गूगल पे से या किसी भी कार्ड से क्या किया, पेमेंट कर दिया। अब मर्चेंट शॉप और एसबीआई थोड़ी ना हर एक दुकान वाले के पास जाके एसबीआई उसे टाई अप करेगा कि हम ऐसा ट्रांजैक्शन करते हैं। नहीं, इन सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए एक कार्ड नेटवर्क बनाया गया है। और आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ये आपके कार्ड नेटवर्क के मेंबर्स होते हैं, चाहे वो वीज़ा हो गया, रुपे पे हो गया और मास्टर कार्ड हो गया। तो किसी भी कार्ड में आपको 2 इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे, एक तो उस बैंक का नाम जिसने उस कार्ड को इशू किया है और दूसरा वो इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन जो उस ट्रांजेक्शन्स को, उन पेमेंट्स को हैंडल करता है, जो हमें हमारे कस्टमर, अब आपका कार्ड खो गया या आपके कार्ड से किसी ने पैसे निकाल लिए, तो आप किसी को कंप्लेंट करोगे क्या? आप एसबीआई को कॉल करोगे? नहीं, आप एक टोल फ्री नंबर पे कॉल करते हो और ये कॉल किसके पास जाएगा? मास्टर कार्ड, वीज़ा या रुपी के पास जाएगा और वो आपके कार्ड को ब्लॉक करने का काम करेंगे, आपके कार्ड को निगरानी रखने का काम करेंगे। केवल बैंक का काम होता है ट्रांजैक्शन करना, मतलब पैसे को ट्रांसफ़र करना, आपके अकाउंट से पैसा कट के उस मर्चेंट की दुकान के अकाउंट में चला गया। लेकिन उस एक्टिविटी को कंट्रोल करना, इन्हें मैनेज करना, इन सब का काम कौन करता है? ये कार्ड नेटवर्क करते हैं, जो रुपे, वीज़ा और मास्टर कार्ड है। अब आपको समझ में आया होगा कि मास्टर कार्ड एक कार्ड नेटवर्क है। ठीक है ना? अब हाल ही में आपने मास्टर कार्ड को बैन कर दिया। ये कार्ड नेटवर्क क्या करते हैं तो मैंने आपको बता दिया है। जैसे कि ये देखो, कार्ड स्विपिंग मशीन है, आपने कार्ड को स्विप किया और क्या हुआ, पैसा जो आपके अकाउंट से कट के मर्चेंट की शॉप में चला गया। तो इस पूरी एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम ये कार्ड नेटवर्क करते हैं, ट्रांजेक्शन को मॉनिटर करने का काम करते हैं। आप कभी बैंक जाते हैं, कहते हैं ना कि हमको अपना स्टेटमेंट चाहिए, जैसे कि आप गूगल पे में देख लेते हैं ना कि आपकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री क्या है, तो ये सारा डेटा क्या होता है, स्टोर हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, आपका सारा डेटा स्टोर हो जाता है। ये स्टोर कौन करते हैं? ये बड़े बड़े कार्ड नेटवर्क पूरे डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे कि आपका एक मेमोरी कार्ड है ना, आपका एक पेन ड्राइव, उसमें आप डेटा को स्टोर करते हैं, वैसे ही हमारा सारा डेटा इन नेटवर्क साइट्स के पास स्टोर होता है। आप देखते होंगे कि नेटवर्क, ट्विटर, ये लोग भी काफ़ी ज़्यादा अभी न्यूज़ में रहे थे। क्यों? क्योंकि ये लोग भी हमारे डेटा को स्टोर करते हैं और बड़े बड़े डेटा सेंटर बनाए जाते हैं, जिनको आप क्लाउड स्टोरेज के नाम से भी जानते हैं। तो बिल्कुल आरबीआई का ये कहना है कि मास्टर कार्ड जो है वो भारत
कि बहुत सारे लोग मास्टर कार्ड को यूज़ करते हैं और जो भी भारत के लोगों की इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर कहाँ पर होती है, इनके डेटा सेंटर में, और इनका डेटा सेंटर कहाँ है, अमेरिका में है। तो आरबीआई का कहना है कि आप एक काम करो, अगर आप अपनी सर्विस को कंटिन्यू रखना चाहते हो तो आप अपना डेटा सेंटर भारत में बनाओ, तो ही हम आपकी सर्विसेज को कंटिन्यू रखेंगे, नहीं तो हम आपको क्या कर देंगे, बैन कर देंगे। तो इसलिए आरबीआई ने रिसेंटली 3 अमेरिकन फॉरेन कार्ड पेमेंट कंपनी को बैन किया है। उन तीनों कंपनियों के नाम आपको याद रखने हैं। पहला नाम आपको देख सकते हैं, मास्टर कार्ड है, अमेरिकन एक्सप्रेस है और डिनार क्लब्स है। ये तीनों फॉरेन कार्ड पेमेंट कंपनी है, तीनों अमेरिका बेस्ड कंपनी है, यूएसए बेस्ड है, और इन तीनों को आरबीआई ने बैन कर दिया है और कहा है कि भाई आप अपना सेंटर कहाँ पे बनाओ, भारत में बनाओ, तो ही हम आपको ऑपरेट करने देंगे, नहीं तो आप अपने नए कस्टमर को नहीं जोड़ सकते। क्योंकि जैसे मेरे पास मास्टर कार्ड है तो क्या मेरी सर्विसेज बंद हो जाएंगी, तो आंसर है नो। क्योंकि आरबीआई ने साफ साफ कहा है जो एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं उनकी सर्विसेज पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आप नए यूजर्स को नहीं जोड़ सकते हो। और मास्टर कार्ड की सभी सर्विसेज नए यूजर्स के लिए जो है वो 22 जुलाई से बैन कर दी जाएंगी, बंद कर दी जाएंगी। मतलब 22 जुलाई के बाद मास्टर कार्ड नए यूजर्स को नहीं जोड़ेगा। हाँ, पुराने यूजर्स को आपको सर्विसेज देनी है, क्योंकि अगर पुराना कोई यूज़र है जिसके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है तो बिल्कुल हाँ, आप उसको सर्विसेज देंगे, ऐसा आरबीआई का कहना है। बात समझ में आई है? तो ऐसा थोड़ी ना होता कि अचानक से आरबीआई ने बोल दिया कि मास्टर कार्ड अब तुम बंद हो जाओ, भारत में सर्विस नहीं दोगे। तो ऐसा अचानक से नहीं हुआ है, ये बात उन्होंने कही थी 2018 में। 2018 में कहा था आरबीआई ने मास्टर कार्ड को कि आप अपना डेटा सेंटर जो है वो भारत में बनाओ, तो ही हम आपकी सर्विसेज को कंटिन्यू करेंगे। फिर 2018 के बाद आपको पता है 2019 में कोविड आ गया, पैंडेमिक के कारण लॉकडाउन हो गया, तो उस पर इतना ज़्यादा एक्शन हो नहीं पाया। इसलिए यहाँ पे आरबीआई ने अब कहा है कि 22 जुलाई से हम मास्टर कार्ड की सर्विसेज को बंद करते हैं। तो जो बड़े बड़े यहाँ पर एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी एडवाइस देते हैं कि इससे वीज़ा और रुपये को बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होंगे, बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे, स्पेशली रुपये को फ़ायदा होने से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी फ़ायदा है। क्यों फ़ायदा है? क्योंकि रुपये जो है वो भारत का कंपनी है। इसको किसने बनाया है? इसको एनपीसीआई ने बनाया है और ये भारत का कंपनी है। अगर मास्टर कार्ड, जो कि बहुत बड़ा मार्केट हमारा होल्ड करता है, अगर मास्टर कार्ड को बैन कर देते हैं तो सारा का सारा क्राउड किसके पास चला जाएगा? रुपये और वीज़ा के पास चला जाएगा। और अगर रुपये के पास क्राउड जाता है तो भारत सरकार को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि रुपये जो है वो भारत सरकार का एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूट है, एक सेटअप है जो कि एनपीसीआई के द्वारा बनाया गया है। बात समझ में आई इतनी? ठीक है। अब यहाँ पर मास्टर कार्ड क्या कहते हैं? मास्टर कार्ड कहते हैं, देखो भाई, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे डेटा सेंटर से चाहिए तो हम आपको दे देंगे, है ना, लेकिन हम अपना डेटा सेंटर भारत में नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हमें डेटा सेंटर बनाने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देना होता है, बहुत बड़ा एरिया लगता है, तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो एक ही जगह से हमारा पूरा सब कुछ रन होता है, तो हमको एक ही जगह रहने दो, हम भारत में नहीं बना पाएंगे। पहला स्टेटमेंट मास्टर कार्ड का ये कहना है। तो आरबीआई क्या कहता है कि नहीं, भारत के लोगों के लिए तो डेटा सेंटर आपको भारत में ही बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर भारत का कोई व्यक्ति दूसरी कंट्री के साथ ट्रांजैक्शन करता है तो वो डेटा आप चाहो तो अपने डेटा सेंटर में स्टोर करो, लेकिन भारत के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसका डेटा सेंटर तो आपको भारत में बनाना पड़ेगा। तो मास्टर कार्ड क्या कहता है, चलो अगर मैं भारत में डेटा सेंटर बना भी लेता हूं तो फिर दूसरी कंट्रीज हैं वो भी बोलने लगेंगी हमसे कि हमारा डाटा सेंटर हमारे कंट्री में बनाओ। फिर हर एक कंट्री में डेटा सेंटर बनाना तो हमारे लिए बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, हमको बहुत ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत होगी, एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत होगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा मास्टर कार्ड ने कहा है। ठीक है ना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द आरबीआई भारत में 90.23 करोड़ डेबिट कार्ड हैं। आप बोलेंगे कि मैडम 130 करोड़ तो जनसंख्या है, उसमें से 90 करोड़ लोगों के पास डेबिट कार्ड है, ऐसा कैसे? तो बेटा, आपके पास कितने बैंक अकाउंट हैं? हर एक बैंक अकाउंट का आपके पास डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड तो हो गई ना। अब मेरे पास ही 3 है, तो ऐसे आपके पास भी बहुत सारे होंगे, इसलिए उस हिसाब से जो है वो 90.23 करोड़ डेबिट कार्ड जो है वो आरबीआई में रन होते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड जो है वो 6.23 करोड़ क्रेडिट कार्ड जो है वो भारत में रन होते हैं। और अकॉर्डिंग टू द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अकॉर्डिंग 2020-21 में जो टोटल ट्रांजेक्शन हुआ है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के जरिए, तो आप देख सकते हैं डेबिट कार्ड के जरिए जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो 57,841 लाख करोड़ रुपीस का डेबिट कार्ड के जरिए ट्रांजैक्शन हुआ है, और क्रेडिट कार्ड के जरिए जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो 12.93 लाख करोड़ रुपीस का ट्रांजैक्शन हुआ है, जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट है। और ये सारा डेटा, हम जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, हमारा सारी इन्फॉर्मेशन किसके पास जा रही है? डेटा सेंटर में स्टोर हो रही है। ठीक है ना। अब वो इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं ये लोग? बेच भी देते हैं। हमारा डेटा क्या है, वो बेच दिया जाता है, तो हमारी ये सिक्योरिटी को थ्रेट होता है
है ना, प्राइवेसी को थ्रेट होता है, इसलिए आरबीआई ने कहा है अगर आपको भारत में सर्विस कंटिन्यू रखनी है तो आप भारत में अपना डेटा सेंटर ओपन कर लीजिए, हमको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तब तक के लिए आपकी सर्विसेज 22 जुलाई से हम बैन करते हैं, नए कस्टमर मत जोड़िएगा, पुराने कस्टमर को नई सेवाएं आप देते रहिएगा। ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या आरबीआई ऐसा कर सकता था? तो आंसर है बिल्कुल हाँ, आरबीआई ऐसा कर सकता है। कैसे कर सकता है? अंडर द PSS एक्ट 2007 सेक्शन 17। अच्छा, ये क्या होता है? द पेमेंट एंड द सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 पास किया गया था आरबीआई के द्वारा। तो आरबीआई किसी भी फॉरेन कंपनी, इनफैक्ट इंडियन कंपनी को रेगुलेट या कंट्रोल कर सकता है, उसके लिए कानून बना सकता है, उन पे निगरानी रखने का काम जो है वो आरबीआई कर सकता है अगर कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी इंस्टीट्यूट भारत में रन होता है तो बिल्कुल आरबीआई ऐसा कर सकता है। इसलिए आरबीआई ने PSS एक्ट 2007 के अंडर ये बात कही है। तो क्वेश्चन ये है कि PSS जो एक्ट 2007 ये भारत में एप्लीकेबल कब हुआ? तो भारत में ये एप्लीकेबल हुआ था 12 अगस्त 2008 में। हालांकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 20 दिसंबर 2007 को इस पे साइन कर दिए गए थे और फिर बाद में जब भारत में इम्प्लीमेंट किया गया वो 12 अगस्त 2008 को किया गया। 12 अगस्त 2008 से ये एक्ट भारत में काम कर रहा है। चलो ठीक है, मैं मास्टर कार्ड हूँ, मैं तैयार हो गई, चलो कौन झंझट पाले, आरबीआई की बात मान लेते हैं और भारत में अपना डेटा सेंटर बना लेते हैं। अब भारत सरकार थोड़ी ना देखने आ रही है, हमने जो भारत में डेटा सेंटर बनाया है वो डेटा को चोरी करके मैंने अपने अमेरिका के सेंटर में भेज दिया। अच्छा, आरबीआई बोलती है अच्छा आप ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा कैसे कर लोगे? चलो हम एक और इंस्टीट्यूट यहाँ पे बना देते हैं जिसका नाम है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, जिसको आप CERT इनके नाम से भी जानते हो। तो जैसे कि आपके जो भी हैकिंग होती है, साइबर सिक्योरिटी होती है, जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं उनकी ऑडिटिंग करनी है, तो इन सब के लिए यहाँ पर आरबीआई के द्वारा क्या बनाया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया है CERT इन, मतलब इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। तो इन्होंने कहा अगर आपने हमारे साथ धोखाधड़ी करी तो हम आपके ऊपर ऑडिटिंग बिठा सकते हैं, और ऑडिटिंग करने का काम कौन करेगी? CERT इन करेगी ऑडिटिंग करने का काम। इसलिए आप ऐसा नहीं कि डेटा को चोरी करके भारत से दूसरी कंट्री में ले जाओ और किसी तीसरे इंस्टीट्यूट को बेच दो, तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा आरबीआई ने कहा है। तो अब क्वेश्चन ये है कि इफेक्ट क्या होने वाला है यूजर्स पे? तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है आरबीआई ने कि यूजर्स को कोई इफेक्ट नहीं होगा, जैसे वो पहले सर्विसेज लेते थे वैसे वो आज भी सर्विसेज लेंगे, कोई भी इफेक्ट जो है वो यूजर्स को नहीं होगा। लेकिन मास्टर कार्ड जो है वो 22 जुलाई के बाद अपने नए यूजर्स को नहीं जोड़ सकता, पहली बात इन्होंने ये कही है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बैंकिंग का इफेक्ट देखें कि बैंकिंग सेक्टर में क्या इफेक्ट होने वाला है, तो आरबीएल बैंक, अच्छा आरबीएल जो बैंक है इसके बारे में थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं कि देखिएगा आरबीएल बैंक जो है वो एक ऐसा बैंक है जिसके पास जितने भी कस्टमर हैं उनके सभी डेबिट कार्ड जो है वो मास्टर कार्ड कंट्रोल करता है। अब मास्टर कार्ड को बंद कर रहे हो तो नए सर्विसेज आप नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो आरबीएल ने अभी स्विच कर लिया है वीज़ा पे। तो देखो वीज़ा को इससे फ़ायदा होगा और आरबीएल को थोड़ा सा घाटा होगा। हो सकता है मास्टर कार्ड के साथ इसका कुछ टाई अप रहा हो कि इतने सालों का टाई अप है, तो अगर आप टाई अप को ब्रेक करते हो तो इससे आपको लॉसेज होने की प्रोबेबिलिटी होती है, तो आरबीएल को लॉसेज हो सकते हैं। अगर हम एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं तो उसके 60% जो कस्टमर है वो मास्टर कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस के हैं, तो इनके साथ भी इसे टाई अप ब्रेक करना होगा और वीज़ा या रुपी के साथ इसको टाई अप करना होगा, तो ये भी बैंक्स को थोड़ा सा लॉस हो सकता है, लेकिन कस्टमर को कोई लॉसेस नहीं होंगे। और गवर्नमेंट को देखें तो इसको फ़ायदा होगा क्योंकि रुपए पे का मार्केट इससे बढ़ेगा और रुपए पे जो है वो भारत सरकार का एक बनाया गया एप्लीकेशन है जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फायदा होने वाला है। तो आपके लिए क्वेश्चन क्या है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द मास्टर कार्ड? मास्टर कार्ड किसने बनाया है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। और दूसरा है व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ रुपे पे? तो देखिएगा जो भी ये बैंकिंग सेक्टर वाले बच्चे हैं जिनको भी बैंक का एग्जाम देना है तो रुपे पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा उनके लिए, तो इसकी टैगलाइन आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। अच्छा, इस पूरे के पूरे आर्टिकल में मैंने दो इंस्टीट्यूट की जिक्र की है, एक तो आरबीआई और दूसरा है एनपीसीआई। तो थोड़ी सी ब्रीफ में बातें हम इनकी कर लेते हैं कि आरबीआई का मतलब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। ये 25 नंबर के गवर्नर है आरबीआई के, और हिल्टन यंग कमेटी की रिकमेंडेशन से आरबीआई का फाउंडेशन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। कहां पे हुआ था? कलकत्ता में। आप बोलेंगे मैडम इसका हेड ऑफिस तो मुंबई में है, बिल्कुल सही बात है। 1935 से उठाकर 1937 में इसका हेड ऑफिस हमने कहां ट्रांसफर कर दिया था? मुंबई में ट्रांसफर कर दिया था। अंत में बात कर लेते हैं एनपीसीआई के बारे में। तो एनपीसीआई का मतलब होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई है 2008 में बनी थी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा बनाई गई थी और मुंबई में इसका हेड ऑफिस है। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। हम